चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ठीक है, आज का सेकंड सेशन है, फटाफट से करते हैं सारी चीज़ें। थ्योरम ऑफ, एग्जाम में पूछते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कौन सा पैरेलल परपेंडिकुलर, कौन सा आने के ज़्यादा चांसेस है, पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर के आने के चांसेस नहीं, बहुत फालतू और सिंपल थ्योरम है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नोट्स है क्या सबके पास? मैं आधी परपेंडिकुलर शिकवतो, छोटा सा है, 2 मिनटात होईल। नोट्स है क्या? नोट्स खोलो, नोट्स में देखो प्रूफ, नोट्स में प्रूफ देखो। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स खोलो, नहीं है तो टेक्स्ट बुक रखो सामने, लिखना नहीं है, फटाफट से पढ़ाता हूँ। ये थ्योरम कौन से बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है? ये थ्योरम कौन से बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है? लैमिनार। लैमिनार का मतलब क्या होता है? हाँ, पतले ऑब्जेक्ट्स, पतले ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पतले ऑब्जेक्ट जैसे कि शीट जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बोर्ड है ना, लैमिना, लैमिनेट्स अगर आपने सुना होगा, लैमिनेट्स मतलब जिसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, तो थिकनेस बिल्कुल नहीं, और ऐसा स्प्रेड आउट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए you can have multiple axes. Let us say this is z axis which is perpendicular to the plane of that object. ठीक है, एक और 2 एक्सिस लेंगे x और y। x और y ऑब्वियसली z को परपेंडिकुलर होगी, मतलब x और y कहाँ पर होगी? इन द प्लेन ऑफ दैट लैमिनर ऑब्जेक्ट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy। तो फॉर्मूला है ix प्लस iy इक्वल टू iz। इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे प्रूव करेंगे? सिंस इट्स अ लैमिनर शीट, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वी विल इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm। एक छोटा सा पॉइंट इमेजिन करेंगे जिसका मास dm है। ठीक है, अब इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे और इसके अबाउट निकालेंगे। तो डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। r पता होना चाहिए, उस मास का एक्सिस से क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। तो इस मास का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना? x, क्योंकि ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा या नहीं? इस मास का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना? इस मास का z एक्सिस से डिस्टेंस ले लेंगे r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x, इट्स अ रेक्टेंगल, ऐसे इस प्लेन में रेक्टेंगल है। ठीक है, सो यू कैन राइट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम r² इक्वल टू x² प्लस y²। इसको dm से मल्टीप्लाई करेंगे तो r² dm इक्वल टू x² dm प्लस y² dm, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ r² dm इज iz, इंटीग्रेशन ऑफ x² dm, x मतलब कौन सा है? ये x² dm मतलब कौन सा? iy, y² dm मतलब ये डिस्टेंस, इस एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये कितना है? ix। हो गया क्या प्रूफ? हो गया क्या प्रूफ? सिंपल है बिल्कुल, पॉसिबल ही नहीं आएगा, अगर आ गया तो तुम्हारे तो चांदी है, सिंपल थ्योरम आ गया तो, है ना, तो पेपर इजी समझ लो। जनरली नहीं पूछते क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बोर्ड के लेवल के हिसाब से भी। ठीक है, कर दो इरेज। इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से मेरे पास एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितना होता है? mr²। ये हमने कल प्रूफ किया था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितना? mr²। पीछे बातें नहीं चाहिए, मानस कुठे लक्ष? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। अगर इस रिंग के डायमीटर के अराउंड एक एक्सिस है, डायमीटर एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? कौन सा थ्योरम लगेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में? जल्दी से बताओ, यही थ्योरम लगाना है। डायमीटर में कोई फरक होता है कि ये डायमीटर और ये डायमीटर सगळे सारखे असतात। सो ऑल डायमीटर्स आर इक्वल, सो वी कैन कंसीडर दिस एज डायमीटर, दिस एज डायमीटर। ये ix, ये iy, तो ix प्लस iy मतलब id प्लस id इक्वल टू iz, ix प्लस iy इक्वल टू iz। ये कितना हो गया? 2id इक्वल टू iz है mr², सो id इक्वल टू कितना हो गया? mr² बाई 2।
ये भी आता है कभी कभी 2 मार्क के लिए। इतना स्टेप्स करना है, 2 मार्क्स मिलेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत लिखना है कि भाई कंसीडर अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r एंड सो ऑन, वो बाकी चीज़ें लिखना है आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज mr²। और फिर उसके आगे यूजिंग थ्योरम ऑफ कौन सा है ये, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये लिखना है। करते आएगा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। रिंग ही आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। नेक्स्ट करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये सब कराया था क्या रेगुलर क्लास में? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बॉयज साइड से मुझे कंटिन्यूस बातें करने का आवाज आ रहा है, किधर? सुबह सुबह चाहिए क्या मसाज? गरम करना है क्या? ठीक है, यहाँ देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी। तो आप कोई भी शेप का कैसा भी गंदा बॉडी बना सकते हो। ये हमने बना दिया एक पत्थर, ये पत्थर का सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये उसको पैरेलल दूसरी एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये पैरेलल एक्सिस है, लेट अस कॉल I0। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC हमें जनरली पता होता है ज़्यादातर केसेस में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। I0 निकालना है, ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस इज h। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें रिलेशन चाहिए, तो इसका रिलेशन ये है I0 इक्वल टू IC प्लस m इज मास ऑफ दिस होल बॉडी, h² इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। अब कैसे प्रूफ करेंगे? वापस से सेम लॉजिक, एक छोटा सा मास ले लेंगे dm, इस मास का ये एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, इस मास का ये एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, ये भी इन दोनों एक्सिस के बीच का भी डिस्टेंस है ही, h है ये। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे और इसको लिखेंगे x। बस इतना ही चाहिए अपने को। ये डिस्टेंस जो है इसको r लिख लो, इस डिस्टेंस को क्या लिख लेंगे, r0 लिख लो। अपने बुक में क्या नोटेशन है देखो तो ज़रा, बुक में क्या नोटेशंस यूज़ किया, नोट्स में या बुक में? इस डिस्टेंस को कुछ बोला है क्या? नाम ही दिया है क्या? नाम बताओ क्या है? OC। ये C है और ये O है क्या? इसको O बोला है, पर इसको D, और इसको क्या बोला है? M। और इसे ठीक है यार तुम लोग ना, अब ठीक है क्या? चलो जान, ओके यहाँ तक ठीक है। ये IC है, ये C है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ सही है, ठीक सही है। अब क्या करेंगे, और इस डिस्टेंस को कुछ नाम नहीं दिया ना, R0 कुछ नहीं दिया, तो छोड़ो, एक्स्ट्रा नोटेशंस नहीं यूज़ करते, जैसा नोट्स में वैसे ही करते हैं। हो गया सब, डायग्राम नोट्स जैसा बन गया, बुक जैसा बन गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा? ODN ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम बताओ ऋषिकेश, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रायंगल मध्ये ODN, OD² DN² प्लस ON²। मैं इसको ON² प्लस DN² लिखता हूँ, चलेगा ना? एक ही बात है। ON क्या है? OC प्लस CN, OC प्लस CN ब्रैकेट स्क्वायर प्लस DN² एज इट इज। अब ये A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर से इसको एक्सपांड करेंगे तो OD² क्या हो जाएगा? A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर, सो दिस इज OC² प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN² प्लस DN²। सही है? A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर लगाया, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर लगाया, हाँ या नहीं? बढ़ेगा आगे OC²। चलो इसकी वैल्यूज देख लेते हैं यहाँ डायग्राम में। OCH है, ठीक है, फिर OC² हो गया अपना, OC भी हो गया वापस से, CN x है, CN² मतलब x², DN² मतलब ये, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल? CDN। इन ट्राइंगल CDN, राइट एंगल ट्राइंगल CDN, वापस से पाइथागोरस बताओ,
सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस किसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी क्या डालेंगे, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन प्लस इसकी जगह क्या डालेंगे, सी डी स्क्वायर। अब इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, लेट अस पुट द वैल्यूज। ओ सी ओ डी कितना है, ओ डी ये है, अगर इसको इंटीग्रेशन और डीएम कर देंगे तो ये आई नोट आ जाएगा, ठीक है। पहले डीएम से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे। ओ सी ये है, ठीक है। लेट अस डिफाइन ऑल थिंग्स। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ओ डी स्क्वायर डीएम, ठीक है, इंटीग्रेशन ओ डी स्क्वायर डीएम। इस तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर डीएम प्लस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डी एम, ठीक है। पहले देख लो ओ डी स्क्वायर डी एम मतलब कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंटू ये मास और इंटीग्रेशन हो रहा है अबाउट इस एक्सिस, तो ये हो गया आई नॉट, ये हो गया कौन सा, आई नॉट इक्वल टू ओ सी स्क्वायर ये एच स्क्वायर है डी एम और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कोई एक्सिस नहीं है, यहाँ पर मास है, ये 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये आई नॉट या आई सी या कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एच कांस्टेंट है, एच इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम हो जाएगा एम। कर दूँ एक ही स्टेप में सब कुछ, एच स्क्वायर मेरा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन डी एम, एच कॉन्स्टेंट है ना, तो बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के डीएम, इंटीग्रेशन डीएम मतलब ये सारे छोटे छोटे मासेस का एडिशन, टोटल मास, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे चाहिए तो ये हो गया पहला टर्म। 2 ओ सी कितना है, ओ सी इज एच, तो उसको बाहर ले सकते हो। सी एन क्या है, ये एक्स है, इसको अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा। अगर मेरा पार्टिकल इधर आ जाए तो डी एक्स बढ़ जाएगा, मेरा पार्टिकल इधर आ जाए तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स विल चेंज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो ये सी एन जो है ये वेरिएबल है, इसको मैंने अंदर रखा है। सी डी स्क्वायर डी एम ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है, आई सी, तो ये है मेरा आई सी, ठीक है। बट इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज 0, ये क्यों 0 ये समझो पहले। डिस्टेंस टाइम्स मास इज मूवमेंट, MOMENT। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस टाइम्स मास। ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मास करोगे, इस तरफ भी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मास करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, तो डिस्टेंस इंटू मास इस तरफ जितना है उतना ही डिस्टेंस इंटू मास इस तरफ है, सो दैट द पॉइंट इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, या फिर इसको इधर ले लेंगे तो समेशन ऑफ mi xi इज 0। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। x क्या है, उसके पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को आपको ओरिजिन लेना है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव ले लो, राइट साइड नेगेटिव ले लो, वो आप करो, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ लेना है इसको। सो यू गेट सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। यहाँ पर क्या लिखना है, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, ठीक है। ये मैंने थियरी लेक्चर में ये प्रूफ भी करके दिखाया था ये चीज़, ठीक है। तो ये 0 होना है, तो आपका इक्वेशन क्या रहा है, एंड इंटीग्रेशन डीएम क्या होता है, कैपिटल एम, तो ये यहाँ डाल दो। आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर कैपिटल एम, ये 0 प्लस ये आई सी, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। हो गया क्या प्रूफ, समझा क्या प्रूफ। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ जाए। कौन से वाले, बोर्ड वाले, ठीक है। मैंने नहीं डाला है पेपर में, नहीं तो तुम लोग बोलोगे परसों के पेपर में आ रहा है। इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज 0, वाई इट इज 0, सम ऑफ मूवमेंट्स इज 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास। उसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे बॉडी बैलेंस होती है, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। बड़े आगे या लिखना है। यहाँ पर ना बच्चों एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ डेरिवेशंस को याद करने का।
है ना। एग्ज़ाम में गड़बड़ ये होती है कि याद नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, है ना। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम याद रखना है हर डेरिवेशन का, डायग्राम से ही शुरुआत होगी। डायग्राम देखा आपने, डायग्राम परफेक्ट याद किया हुआ है पूरा नाम के साथ सब कुछ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले भी आपको उस दिन या उसके 1-2 दिन पहले भी ये सारा रिवीजन करना है। डेरिवेशंस का एक पूरा बंच होना चाहिए आपके पास। अब इस डायग्राम को देखते ही मुझे पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरे पास स्टेप मेरे माइंड में होने चाहिए, ठीक है। आप ये लिख भी सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, सही बात है। कहाँ लगाना है, तो बड़े ट्रायंगल में, ऐसा लिख सकते हो, या फिर ट्रायंगल का नाम डायरेक्ट लिख दोगे तो और अच्छी बात है। ट्रायंगल कौन सा रहेगा, तो ओडीएन, बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया था याद करो, a+b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला कहीं तो लगाया था, स्टेप याद रखो। तो यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप भूलोगे नहीं कौन सी स्टेप है, कहीं तो आपको a+b ब्रैकेट स्क्वायर लगाना है, ये आपको तुरंत ही क्लिक हो जाएगा, है ना। ये स्टेप के बाद नहीं याद आ रहा है तो आपको पता है a+b ब्रैकेट स्क्वायर लगाना है, तो आप यहाँ देखोगे कि कौन सी टर्म को एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। तो इनकेस ये भूल गए तो ये स्टेप आपको याद करा देगी। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने छोटा ट्रायंगल लिया था, वापस से पाइथागोरस लगाया। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, वापस से लगाओ पाइथागोरस छोटे ट्रायंगल में, पाइथा लगाओ। कहाँ पर लगाओगे, ट्रायंगल देख लो, CDN ट्रायंगल। हाँ, अगर आप नाम याद रख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने नाम याद नहीं रखे, मैं सिर्फ प्रोसीजर याद रहता है। पहले पाइथागोरस लगाओ, फिर a+b ब्रैकेट स्क्वायर लगाओ, फिर वापस से पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dm। और यहाँ पर एक स्टेप जो है वो रटनी है, इंटीग्रेशन x dm 0 है, ये स्टेप रट लो इसी स्टेप के अंदर, 4th स्टेप के अंदर। तो बस हो गया, आ गया आपका प्रूफ। 4 स्टेप में पूरा प्रूफ याद रख सकते हो, ठीक है। होमवर्क में क्या करोगे, पूरा प्रूफ एक बार देखोगे, ये स्टेप से उसको लिंक करोगे, दूसरी बार स्टेप्स देख के प्रूफ बिना देखे लिखना है। स्टेप सामने रखो, प्रूफ बिना देखे लिख के देखो, पूरा परफेक्ट लिखते आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो जो पार्ट नहीं आ रहा है उसको वहाँ हाईलाइट करो स्टेप्स में, ठीक है। तीसरी बार बिना देखे स्टार्ट टू एंड आना चाहिए पूरा प्रूफ, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन भी होता है इन बिटवीन। एक्सप्लेनेशन अपने मन से थोड़ा बहुत 19-20 कर दिया तो कोई मार्क्स नहीं कटोगे, लिखना है बस। याद रखो कि क्या है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास c is the center of mass and the moment of inertia of body about this center of mass axis is ic। तो क्या किया, मैं सिर्फ बड़बड़ कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी लिखना है इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, बहुत कोई सुंदर और परफेक्ट फिजिक्स वाला एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता है। आप एटलीस्ट लिखो कि क्या है यहाँ पर, कौन से फॉर्मूला में क्या है। अब यहाँ पर ये जरूरी है कि इंटीग्रेशन x dm 0 है, क्यों, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। तो ये चाहिए तो वो स्टेप में लिख लो, ये रटने वाली चीज़ है, इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेप के लिए मार्क्स होता है। और फिर बाकी तो लास्ट स्टेप है ही, उसमें तो आ जाएगा आपका प्रूफ जो करना है, ठीक है। और कई बार ये भी नहीं याद रहता है, ऐसा मेरे साथ हुआ था, फाइनल रिजल्ट ही मेरे को याद नहीं था, पूरा डेरिवेशन लिखा, फाइनल रिजल्ट याद नहीं था, लिखना क्या है ना। तो वो भी याद होना चाहिए, तो वो भी आप स्टेप में इंक्लूड कर सकते हो। स्टेप नंबर 5 क्या है, आपका मेन रिजल्ट I0 = IC + MH²। एटलीस्ट 2 से 3 बार हर डेरिवेशन को सॉल्व करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार, है ना। भले ही आप कितने भी होशियार हो, 2 से 3 बार करना है। क्लियर है। डेरिवेशंस 5-6 डेरिवेशंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। कर दो इरेज बोर्ड पर का, हो गया सबका, यस। कौन से सर, गाड़ी सर, घायल सर तो इवनिंग में रहता है यहाँ पर। उनका क्लास तो मतलब अभी ये यहाँ पर ही है क्लास उनका, अभी कोई नहीं है उनके ऑफिस में आया, वो इवनिंग में रहेंगे। उनका कांटेक्ट होगा तो आप कॉल कर लीजिए ना, यहाँ पर नंबर है, देखिए ये नीचे नंबर है उनके। यस वेलकम। बोलो काय म्हणताय। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम
फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जनरल डेफिनेशन पहले पढ़ाता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। अब ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये इन जनरल है। लेट अस से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mv। इफ आई कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ ओरिजिन, मैं यहाँ पर हूँ और ये ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहा हूँ, ये उसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा यू कैन सी दैट ये पोजीशन वेक्टर जो है r वेक्टर, ये रोटेट कर रहा है, ये टर्न कर रहा है, एट द सेम टाइम उसका लेंथ भी बढ़ रहा है r वेक्टर का। सो ऐसे केस में हम लोग r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसा जाए कैसा भी जाए उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, ये केस में हम लोग r क्रॉस p लगाते हैं। दिस इज फॉर पॉइंट मास। सेम इज एप्लीकेबल फॉर रोटेटिंग बॉडीज ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ एक मास की जगह बहुत सारे मासेज होंगे, सबका एंगुलर मोमेंटम होगा, सबके एंगुलर मोमेंटम को जोड़ेंगे तो पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जोड़ते वक्त आपको डायरेक्शंस के बारे में सोचना है ना। जब भी इसके डेरिवेशंस करोगे तो यू हैव टू कंसीडर डायरेक्शंस। डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, फर्स्ट वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करो, यूज योर राइट हैंड। फर्स्ट वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करो, यूज योर राइट हैंड थंब। तो यहाँ पर आर वेक्टर, ये वी वेक्टर है, आर को वी की तरफ रोटेट करो तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कहाँ पर है, इनसाइड द बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब एक रोटेटिंग बॉडी ले लो, इस ऐसी राउंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसा इस एक्सिस, ये एक्सिस है और ऐसी कोई से घूम रही है ऐसा। तो अब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा, तो आर क्रॉस पी लेना है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसके ऊपर जिसका मास है m, छोटा सा पार्टिकल ले लो, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगा क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। ये पार्टिकल कैसा घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v। तो मोमेंटम इस तरफ, p इस तरफ है, r किस तरफ है, ऐसा, r वेक्टर इस तरफ है, r क्रॉस p करना है अपने को, सही है। तो राइट हैंड यूज कर लो, r क्रॉस p, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ निकल के आ रहा है, नीचे। अब लॉजिक से बताओ, बॉडी कैसे घूम रही है, ऐसे, एंगुलर मोमेंटम ऐसा नीचे, तो डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो रोटेटिंग बॉडीज़ के लिए, डायरेक्ट लगाओ। रोटेट ऐसी कर रही है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से नीचे एंगुलर मोमेंटम, रोटेट ऐसे करेगी तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम ऊपर। सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लियर है। अब ये इसका मैग्नीट्यूड जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आर पी को लिख सकते हैं एम वी, तो इसको लिख सकते हैं एम वी आर, लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट। अब अपने बुक में क्या क्या है, तो इसके रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए इसका इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है आई ओमेगा। ये कहाँ से है मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। P इक्वल टू क्या था, M क्या है, V क्या है, L इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा क्या है, वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी। ये मास के इक्विवेलेंट होता है रोटेशनल मोशन में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेम लॉजिक से यहाँ पर ये एनालॉजी से फॉर्मूला आया, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एनालॉजी से ये फॉर्मूला आएगा, मैथमेटिक्स से इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट ले लो, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, कैसे भी शेप का ले सकते हो, यही ले लो। क्या प्रूफ करेंगे अभी, L इक्वल टू आई ओमेगा प्रूफ करेंगे। क्या क्या फॉर्मूला हमें पता है, L इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये डेफिनेशन, L इक्वल टू एम वी आर, ये उसी का छोटा सा फॉर्मेट, स्केलर फॉर्मेट। अब क्या करें, ये प्रूफ करना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे मासेस है, m1 ले लो, यहाँ पर कहीं तो m2 ले लो, यहाँ कहीं तो m3 ले लो, एंड ऑल दीज मासेस आर रोटेटिंग और दे आर मूविंग इन सर्कल्स अबाउट दिस एक्सिस, यस और नो, with different radius. So m1 object, m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल एंड कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, mn। इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, r1, वेक्टर्स में नहीं लिखेंगे हम लोग, r2, r3 एंड rn, ठीक है।
इनके पोजीशन वेक्टर्स, हर एक का जो सर्कल का रेडियस होगा वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो एक मास का एंगुलर मोमेंटम होगा L1 विच विल बी m1 v1 r1। हर एक पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 v2 v3, क्योंकि हर एक का सर्कल अलग है तो वेलोसिटीज अलग होगा। क्या चल रहा है, ठीक है, वेलोसिटीज क्या होंगे, अलग होंगे। और हमें ये पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू एंड सो ऑन। इसके लिए लिखते हैं L1 इक्वल टू m1 v1 की जगह r1 ओमेगा इंटू r1, क्या हो गया ये m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो गया। इसको जनरलाइज कर दो। सिमिलरली L2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा डॉट 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 Ln इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। यहाँ तक समझा। डायरेक्शन, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है, ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन पहले बताना होगा। L1 का डायरेक्शन किस तरफ है, इस बॉडी के हिसाब से अगर ये मेरा मास m1 है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। L2 का डायरेक्शन भी नीचे, क्योंकि सारे सर्कल में सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो हम लोग सेम राइट हैंड थंब रूल सबके लिए लगा सकते हैं। ऑल दीज एंगुलर मोमेंटम्स विल हैव सेम डायरेक्शन, ये लिखना पड़ता है। उसके बाद आप लिख सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम L विल बी L1 प्लस L2 प्लस Ln। कब कर सकते हो ये एडिशन, जब सबके सब सेम डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर्स है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में। बता दिया यहाँ पर कहीं तो, उसके बाद डाल देंगे वैल्यू, क्या है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 लास्ट वाला mn rn स्क्वायर ओमेगा। क्या कॉमन निकल के आ रहा है, समेशन mi ri स्क्वायर, देखो तो, और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा। ये क्या है, समझ में आया प्रूफ? नोट्स में से देखो, नोट्स में से पढ़ो, बुक में से पढ़ो। मैंने बहुत शॉर्टकट मारा है, ऐसा शॉर्टकट नहीं मारना है, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था आपको। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा करेंगे, टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ऑब्जेक्ट यही ले लो, ऐसे ही ले लो, राउंड ऑब्जेक्ट। तो वापस से कोई तो ऑब्जेक्ट जिसका कैसा भी शेप होगा, रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये ओमेगा। अब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्या होगा, टॉर्क अप्लाई कर रहा है मतलब क्या होगा ओमेगा, टॉर्क अप्लाई करने से ओमेगा को क्या होता है, टॉर्क क्या है, फोर्स है, फोर्स से वेलोसिटी चेंज होता है, तो टॉर्क से क्या चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एग्जाम्पल ये पंखा है ना, ये लगाया मैंने, टॉर्क, धूल गिरी, ठीक है, क्या हुआ, घूमा क्या, हाँ थोड़ा घूमा ना, रेस्ट पे था, मैंने घुमाया मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया। टॉर्क लगाने पे क्या चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। मुझे ये बताने के लिए इतना धूल खाने लगा था तुम लोग। तो इस पे टॉर्क लगते ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो नाउ यू कैन कंसीडर अ सिचुएशन वेयर रिजिड बॉडी इज अंडर एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब आपने कहीं तो टॉर्क लगाया हुआ है। अब पार्टिकल वाइज देखते हैं, ये मेरा पार्टिकल है जिसका मास है m1, क्योंकि यहाँ टॉर्क लग रहा है, इस पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स F1, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ये पार्टिकल पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 और अल्फा में रिलेशन होगा a1 इक्वल टू r अल्फा, ये पता है क्या, r1 अल्फा। सिमिलरली a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 अल्फा एंड सो ऑन an इक्वल टू rn अल्फा, ठीक है। अब जैसे फोर्स होता है, फोर्स हमारा क्या था, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सही बात है। यहाँ पर जो टॉर्क होगा उसके लिए सिमिलर इक्वेशन आएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लोग टाउ, ये तुम्हारे टाउ है, ठीक है, इट्स अ ग्रीक सिंबल टाउ, एक्चुअली टॉ है वो, टॉ, ओके। एनीवेज सिंबल्स पे टाइम पास नहीं करते। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है,
वेक्टर में नहीं, स्केलर में करेंगे। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और टॉर्क का डेफिनेशन नहीं दिया, डेफिनेशन दे देता हूँ टॉर्क का। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये डेफिनेशन है टॉर्क का। डेफिनेशन क्या है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेशन वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल विल बी R1 क्रॉस F1, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा ma1 वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग तो स्केलर में लेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, टॉर्क 1 इक्वल टू mR1A1, बट A1 इक्वल टू क्या है? R1 अल्फा है। इधर डाल दोगे तो टॉर्क 1 कितना हो जाएगा? M1 था, M1 हाँ, M1 R1 A की जगह R1 अल्फा, ये कितना हो गया? M1 R1 स्क्वायर अल्फा हो गया। हाँ, अरे पढ़ाई में ध्यान दो। अरे तुम लोग, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है कुछ महीने में, मेरे को टेंशन है, तुमको तो टेंशन ही नहीं है। मैं फालतू का टेंशन ले रहा हूँ मतलब, है ना। ऐसा हो जाना चाहिए कि तुमको भी पास कर देना चाहिए, है ना। ऐसा लग रहा होगा तुमको, ऐसा होगा नहीं। टॉर्क इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ये समझ में आएगा। लॉजिक एक्सटेंड कर दो, टॉर्क 2 बताओ, टॉर्क n बताओ। क्या टॉर्क स्केलर है या वेक्टर? हाँ, तो डायरेक्ट ऐड नहीं करना चाहिए, पहले डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, है ना। टॉर्क 1 का डायरेक्शन, इस पार्टिकल का डायरेक्शन, तो टॉर्क का डायरेक्शन है R क्रॉस F, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R क्रॉस F कहाँ जा रहा है? ऊपर। दूसरा पार्टिकल ले लो इधर, R2 पोजीशन वेक्टर है, फोर्स इस तरफ लगना है, इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगना है हर ऑब्जेक्ट पे। अभी मैंने इसको मारा था तब मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, देखना ये सर्कल है तो ये इसका टेंजेंशियल फोर्स लगा। तो टॉर्क हमेशा टेंजेंशियल फोर्स से लगा सकते हो, तो इस पर भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है F2। R2 क्रॉस F2 करके देखो, ये R2, ये एक्चुअली ऐसा है, R2 क्रॉस F2, R क्रॉस F करो, कहाँ जा रहा है? वापस से ऊपर। तो हर एक के लिए टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, ये लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल इज सेम, जो भी आपको डायरेक्शन लिखना है, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी लिखना है। हेंस टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क n, या फिर प्लस डॉट 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 टॉर्क n। वेक्टर में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने स्केलर में पूरा डेरिवेशन किया है। तो इसको ऐड कर दो, क्या करेंगे? M1 R1 स्क्वायर अल्फा, सही है क्या? कहाँ गया ये? प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 लास्ट वाला क्या है? Mn। अब मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ब्रैकेट में क्या बच रहा है? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, ये क्या है? ये है आपका I, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन Mi Ri स्क्वायर अल्फा, और ये है हमारा I। सो टॉर्क हो गया आपका I अल्फा। हो गया प्रूफ? देखो बुक में यही है क्या? क्योंकि I स्केलर है तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा, ये अल्फा का डायरेक्शन जो है वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ठीक है। टॉर्क और अल्फा का डायरेक्शन सेम। टॉर्क और अल्फा का डायरेक्शन कैसा होता है? अगर ये फैन घूम रहा है तो टॉर्क और अल्फा का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, स्पीड घट रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो अल्फा का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में, स्पीड घटेगा तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, ये याद करा देता हूँ। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी।
न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर फोर्स जीरो हो जाए, अगर इफ F इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो डी पी बाई डी टी जीरो, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज जीरो, इसका मतलब वो चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट, जो भी आपका सिस्टम है उसमें कोई भी चेंजेस आ जाए P कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। फोर्स की जगह कौन जीरो होगा? एक्सटर्नल टॉर्क। पंखा घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? जीरो। जब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो टॉर्क जीरो होना है। अगर टॉर्क है तो एक्सेलरेशन आएगा, है ना। अर्थ घूम रही है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, हाँ या नहीं? है ना। ये देखो ओमेगा इक्वल टू 2π/t। हमारा अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स है घूमने का। अगर ये फिक्स है मतलब ये भी फिक्स है। ओमेगा फिक्स है मतलब अर्थ पे टॉर्क कितना लग रहा है? अर्थ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, टॉर्क इक्वल टू dl/dt। टॉर्क इक्वल टू क्या है? dl/dt। ये भी प्रूफ करेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, F की जगह टॉर्क लिखा है, P की जगह L लिखा है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ कॉपी मारा है मैंने। अगर एक्सटर्नल टॉर्क, ये एक्सटर्नल टॉर्क होता है, सिस्टम के बाहर का टॉर्क इज जीरो, देन dl/dt इज जीरो, दिस इंप्लाइज L इज कांस्टेंट क्योंकि डेरिवेटिव जीरो है। तो क्या समझ में आ रहा है? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये पंखा अगर कांस्टेंट स्पीड से घूमता तो भी L कांस्टेंट होता। अभी उसका स्पीड जीरो है, तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? I ओमेगा। इसका ओमेगा जीरो है, अभी जीरो है, थोड़ी देर के बाद भी जीरो ही है। तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं है, आई में कोई चेंज नहीं, तो इसका L कांस्टेंट है। तो ये भी अब इसका भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। जब भी आपका ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, या फिर जब भी टॉर्क एक्सटर्नली नहीं लग रहा है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। आपको इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताता हूँ। एक डिस्क है, डिस्क का कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ω1, ये भी दिया रहेगा वैल्यू की, लेट अस से 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। अब इसके ऊपर एक वैक्स का छोटा सा टिपका गिर गया जिसका मास दिया रहेगा आपको, तो ये इसके ऊपर गिरने के बाद दोनों साथ में घूम रहे हैं। इस सिचुएशन में टॉर्क नहीं लग रहा है, बट सिस्टम में क्या हो गया है, ये तो रोटेट कर ही रहा था लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल मास, ठीक है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया है तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। ω2 आपको निकालना होता है। फॉर्मूला क्या है? ये L इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ये फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई तो डाइवर है, वो समरसॉल्ट करके पानी में जंप मार रहा है, डाइवर का हाइट दे दिया, ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, डाइवर का हाइट दे दिया तो स्ट्रेच लेंथ कितना है उसको रॉड की तरह कंसीडर करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। फिर उसने अपने नीज को चेस्ट पे लगा लिया तो वो डिस्क बन गया, फिर उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लो, उसका मास और बाकी डेटा दे देंगे। और ω1 और ω2, तो ω1 दे देंगे, ω2 पूछ लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ये लगाना है ऐसे सारे एग्जाम्पल्स में। आपको कौन सा आएगा? ये वाला मैंने दूसरा बताया वो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ये और उसके बाद ये दोनों चीज़ें प्रूफ करेंगे। कैसे? तो हमारे पास L का एक फॉर्मूला है, कौन सा? R क्रॉस P। डेफिनेशन, L का डेफिनेशन क्या है? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये डेफिनेशन को लेके हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। एंड दिस इज अ वेक्टर रिलेशन, याद रखो, दिस इज अ वेक्टर रिलेशन, ठीक है। चलो तो प्रूफ करके दिखाओ ये चीज़, यहाँ करते हैं, यहाँ से प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? ये डायग्राम की जरूरत नहीं है इस प्रूफ में। L वेक्टर इज डिफाइंड एज, L वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। वेक्टर फॉर्मूला पूछा ना, तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि इधर ये डेरिवेटिव है ना, सो डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dl/dt हो जाएगा क्या, इस तरफ d/dt ऑफ ये r क्रॉस p, कौन सा रूल लगाए, uv रूल लगाएंगे, uv रूल बताओ, uv रूल बताओ, प्रोडक्ट रूल, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, dl/dt इक्वल टू, लास्ट बेंच वाले बहुत बातें कर रहे हैं, पहला वेक्टर इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस क्रॉस क्रॉस रहेगा, प्लस दूसरा वेक्टर इंटू पहले का डेरिवेटिव। यहां पर एक चीज क्या याद रखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, सीक्वेंस नहीं बदल सकता। मैंने सीक्वेंस बदला है कि देखो, r पहले p बाद में, r पहले b बाद में, ठीक है, सिर्फ मैंने d/dt को इधर उधर किया है यूवी रूल के हिसाब से। सीक्वेंस उल्टा नहीं कर सकते, कुछ बुक्स में उल्टा सीक्वेंस दिया है, वो गलत है, इसका सीक्वेंस को उल्टा नहीं कर सकते, कर दोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, नहीं कर सकते ऐसा, बुक्स में गलती है। अब मुझे बताओ, बट न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt होता है, तो ये मेरा F है। dl/dt क्या है, सही है, सारी वैल्यूज डाल दो इधर। सो dl/dt इक्वल टू r क्रॉस f प्लस ये क्या है, v क्रॉस p, और p क्या होता है, इधर डाल दो। सो dl/dt इक्वल टू r क्रॉस f प्लस इसकी जगह v, इसकी जगह m टाइम्स v, m मास है जो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, v क्रॉस v, v क्रॉस v कितना, v क्रॉस v, i क्रॉस i, j क्रॉस j, तो v क्रॉस v, बट v क्रॉस v इज 0, तो मेरा dl/dt क्या आ गया, r क्रॉस f, एंड दिस इज डिफाइंड एज टॉर्क, दिस इज डिफाइंड एज टॉर्क, ठीक है। तो ये बन गया मेरा टॉर्क का इक्वेशन, ये जो मैंने बताया था। तो क्या है, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ गया, सिस्टम से बाहर का टॉर्क है, dl/dt आ गया। इफ दिस इज 0, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, देन हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमारा dl/dt आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज L इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, है ना, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ। हमने ये भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया एक ही इसमें। अगर एग्जाम में आ गया प्रूफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पूरा ही लिखना है। अगर एग्जाम में आया सिर्फ टॉर्क इक्वल टू ये दिखाओ, तो भी इतना ही लिखना है, सिर्फ ये लास्ट के लाइन नहीं आएंगे। क्लियर है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ सकता है।